हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं में पहला चैप्टर परमाणु संरचना एवं रासायनिक आबंधन के अंतर्गत पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और डी ब्रॉगली समीकरण के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पिछले कालखंड में हमने क्वांटम संख्या से संबंधित मुख्य दो क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या एवं चक्रण क्वांटम संख्या तथा उससे संबंधित सामान्य रूप से हम कैसे क्वांटम संख्या के मान ज्ञात करें, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। आगे चले हम इसमें अगला पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, अंग्रेजी में अपवर्जन सिद्धांत को एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। तो क्या है पहले समझ लें। इसमें एक वैज्ञानिक का नाम है, एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे पाउली। उन्होंने एक सिद्धांत दिया है जिसे हम पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। इसमें क्या है इसके परिभाषा, इस सिद्धांत का हम इसको समझें। किसी परमाणु के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन, कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। ये परिभाषा है, एक बार पुनः समझ लें। किसी परमाणु के कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। इसको अर्थगत हम ढंग से समझें। इसमें कोई एक परमाणु लेते हैं, उसमें कम से कम दो इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, उसमें मात्र एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम इसको इस उदाहरण में नहीं ले सकते। उससे जितने भी आगे चलेंगे, परमाणु क्रमांक 2 से हम ऊपर तरफ जितने भी चलते जाएंगे, सभी में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे परमाणु के कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों का हम चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करें। जैसे उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं हीलियम समझने के लिए। उदाहरण हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 2। हीलियम परमाणु क्रमांक 2 होता है। इससे हम आगे भी ले सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, किसी को ले सकते, लेकिन हाइड्रोजन को नहीं ले सकते। अब इसमें से दो इलेक्ट्रॉनों की चर्चा करें। कौन से मान के लिए? क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्या मान याद करेंगे और उसमें पाएंगे कि चारों के चारों मान एक समान नहीं हो सकता। अधिकतम 3 मान ही समान हो सकते हैं और एक मान अवश्य ही अलग ही होगा। और यही है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। एक उदाहरण के तौर पर पहले समझने का प्रयास करें। हीलियम परमाणु क्रमांक 2 होता है। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 1s2 लिखते हैं। अर्थात इस s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस प्रकार से। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम संख्या का मान याद करें। यहाँ पर n, l, m और s, ये 4 मान हमें निकालने हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों का। तो यहाँ पर मैं पहले इलेक्ट्रॉन कैसे लिख रहा हूँ। n बराबर, देखिए ये पहला इलेक्ट्रॉन है और ये कौन से कोष में? सभी के सभी दूसरे कोष में है। ये पहला कोष में दोनों इलेक्ट्रॉन। n बराबर 1 हो गया। इसी इलेक्ट्रॉन का हम पहले ही इलेक्ट्रॉन का देखें अपन l का मान, तो यहाँ पर s उपकोष में है और s उपकोष में होने पर l का मान 0। m का मान, l बराबर 0 है तो m का मान भी 0। सूत्र लिख चुके हम, -l से +l तक, तो शून्य रखेंगे तो सीधा सीधा 0 आएगा इसमें। आगे s बराबर देखें, ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है वह
ऊपर तरफ इसका चक्रण है, क्लॉकवाइज है, इसीलिए क्या होगा यहाँ पर ये प्लस हाफ होगा। ये अभी जो मान लिखा गया है 4 मान, ये पहले इलेक्ट्रॉन का है, पहला इलेक्ट्रॉन के लिए। उसी प्रकार से हम चलें दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए हल करें। दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान, l का मान, m का मान और s का मान। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसको तीर चिन्ह नीचे तरफ दर्शाया गया है। ये इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है? पहला कोष में है, इसीलिए n बराबर 1। ये जो इलेक्ट्रॉन है यही इलेक्ट्रॉन है जिसमें 2 लिखा गया है। इसमें से पहला के बारे में हम लिख चुके हैं, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन की चर्चा कर रहे हैं। ये s उपकोष में है, इसीलिए l का मान 0 होगा। m का मान, l का मान 0 है तो सूत्र हम हल कर चुके हैं -l से +l तक, तो हल करेंगे तो हम मान हमको मिलेगा 0। और s का मान देखिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे तरफ, तीर चिन्ह नीचे तरफ है, इसीलिए क्या होगा मान इसका -हाफ। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इन दोनों का थोड़ा तुलना करें अपन। n बराबर 1 पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी n बराबर 1। देखिए यहाँ पर 1 मान बराबर हो गया। दूसरा देखें, l बराबर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए l का मान 0, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी l का मान 0। मैं समझाने किस प्रकार से लिख रहा हूँ, ये देखिए बराबर हो गया। ये जैसा है वैसा वो भी है। तीसरा मान देखें, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान, तीसरा क्वांटम संख्या जिसे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान यहाँ पर कितना है? 0, और दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए भी m का मान 0। देखिए ये मान बराबर हैं। और चौथा मान देखिए, अर्थात चौथा क्वांटम संख्या s, इसका मान पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +हाफ है और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -हाफ है। इसमें हमको अंतर प्राप्त हो रहा है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें ये बराबर नहीं है। इसका आशय ये न समझें कि यहाँ पर n का मान 1 है तो यहाँ भी l का मान 1 होगा, m का मान 1 होगा, ऐसा न समझें। दोनों इलेक्ट्रॉन की कंपेयर करेंगे हम। तो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन, जिन 2 इलेक्ट्रॉन को हम तुलना कर रहे हैं, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी n का मान वही है। यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी l का मान 0 है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी l का मान 0 है। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी m का मान 0 है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए तीसरा मान, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी m का मान 0 है। ये 3 ठो मान बराबर हो रहे हैं। अंक से मतलब नहीं है इसमें। हम गलतफहमी समझते हैं कि 1 है तो बाकी भी 1 है, हम ऐसा नहीं समझ रहे हैं। तो हमको ये समझना है कि पहले इलेक्ट्रॉन और जिन 2 इलेक्ट्रॉन को तुलना कर रहे हैं तो उसमें से 3 मान बराबर हो सकते हैं और चौथा मान अवश्य भिन्न होगा। चौथा मान का अर्थ ये न समझें कि चौथा क्वांटम संख्या, ये मान भी समान हो सकते हैं, कोई इसमें से एक मान अलग अलग हो सकते हैं, इसका आशय है। चौथा मान का अर्थ ये न समझें कि चक्रण क्वांटम संख्या है, चौथा क्रम से है, ठीक है, लेकिन इन 4 में से कोई 3 मान समान होंगे। और समान का मतलब वही अंक बाकी में भी नहीं होंगे, जरूरी नहीं है, हो सकते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन हमको ऐसा पहला, दूसरा मान, तीसरा मान, ऐसा हमको देखना है। इसमें 4 मान निकालेंगे, उन 4 मानों में से अधिकतम 3 मान ही समान हो सकते हैं, चारों के चारों मान समान नहीं हो सकते, सेम टू सेम। ये इसका आशय है। तो यहाँ पर समझ आ गया होगा। पुनः एक बार समझ लीजिए, जैसे एक उदाहरण के लिए हीलियम 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन दोनों पहला कोष में, इसीलिए n का मान 1, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी n बराबर 1। दोनों इलेक्ट्रॉन s उपकोष में, इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी l का मान 0 और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी l का मान 0। जब l का मान 0 हो गया तो m का मान भी 0, क्योंकि m का मान l के मान पर निर्भर करता है। l का मान 0 है तो यहाँ पर भी m का मान 0। और पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर तरफ चक्रण है अर्थात क्लॉकवाइज है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन के लिए s बराबर +हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन नीचे तरफ दर्शाया गया, इसीलिए इसका मान -हाफ। तो यहाँ पर अंतर आ रहे हैं इसमें। एक और उदाहरण अपन लेते हैं, दूसरे प्रकार के एक सरल उदाहरण लेता हूँ मैं, ताकि हमको और स्पष्ट समझ आ जाए इसमें। देखिए नाइट्रोजन का एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉन में लिखें 1s2 2s2 2p3। ये 1s का है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3।
मैं समझाने के लिए यहाँ पर आप किसी को भी ले सकते हैं, 2 ठो इलेक्ट्रॉन लेना अपन को, चाहे पहला और 5वां लो, चाहे दूसरा 6वां, तीसरा 7वां, आप कुछ भी कर डालिए, चाहे पहला दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी लें, लेकिन 2 ठो इलेक्ट्रॉन को लेना अपन को। जैसे मैं समझाने के यहाँ पर आपके लिए A1 इसका यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन को ले रहा हूँ और इसको ले रहा हूँ। चलिए एक उदाहरण के लिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, पहला और 5वां को ले रहा हूँ। आप किसी में को भी 2 ठो ले सकते हैं। तो मैं अपने समझने के यहाँ पर पहला फर्स्ट और 5वां इलेक्ट्रॉन के लिए मैं चारों क्वांटम संख्या मान के देता हूँ। मैं समझने के लिए यहाँ पर गोल थोड़ा दे देता हूँ आपके समझने के लिए। ये पहला इलेक्ट्रॉन है और ये 5वां, इसी का मेरे को निकालना है। तो पहला निकालते हैं अपन पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। पहले इलेक्ट्रॉन का n का मान, l का मान, m का मान और s का मान देखें अपन। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, s उपकोष में है और पहला कोष में है। तो n बराबर क्या होगा यहाँ पर, ये पहला कोष में है 1, s उपकोष में है, इसीलिए l का मान कितना होता है 0, m का मान, l का मान 0 है तो m का मान भी 0, हल कर चुके हैं इसको अपन। और s का मान देखेंगे, देखिए ये पहला इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऊपर तरफ है, इसीलिए क्या होगा यहाँ पर, ये प्लस आप होगा। ये स्पष्ट हो गया होगा। ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है पहला कोष में है, इसीलिए n का मान 1, s उपकोष में है इसीलिए 0 l का मान, और l का मान जब 0 है तो m का मान भी 0, s का मान ऊपर तरफ चक्रण है क्लॉकवाइज, इसीलिए क्या है प्लस आप। ये स्पष्ट हो गया होगा। आगे चले 5वां इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मैं संकेत के लिए, मैं समझने के लिए गोला कर दिया हूँ 5वां इलेक्ट्रॉन, इसको मैं यहाँ पर गोला के द्वारा समझा रहा हूँ, इसको मेरे को यहाँ पर निकालना है इसमें। तो n का मान, l का मान, m का मान और s का मान, ये चारों मान निकालने हैं। तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर है दूसरा कोष में, अर्थात n का मान क्या हो सकता है यहाँ पर 2, l बराबर p उपकोष में इलेक्ट्रॉन, इसीलिए क्या होता है मान इसका 1, लिख चुके हैं अपन। अतः एक बार पुनः समझा रहा हूँ, l का मान 0, 1, 2, 3 क्रमशः s, p, d और f उपकोष को दर्शाता है। तो यहाँ पर p में है इसीलिए कितना लिखा गया, यहाँ पर 1 लिखा गया इसमें। m का मान हल करेंगे तो l का मान 1 है तो m का मान -1, 0 और +1 होते हैं। तो अभी ये पहले कक्षक में है इसीलिए क्या होगा उत्तर इसका -1। देखिए फिर आगे s का मान निकालेंगे तो ये ऊपर तरफ चक्रण, इसीलिए क्या होगा यहाँ पर ये प्लस आप 1/2 है प्लस 1/2। अब देखिए थोड़ा तुलना कीजिए, n का मान 2 है तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि n का मान 2 होगा, 1 का 1 है तो 1 का दूसरा है, अलग अलग हो गए। l का मान 0 है तो 5वां इलेक्ट्रॉन के l का मान 1 हो गया, m का मान 0 है पहले इलेक्ट्रॉन के लिए और 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान -1 है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान +1 है और 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए भी इसका मान +1 है। तो इनमें से सभी के सभी मान सेम टू सेम नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते, यही इसका आशा है। तो यहाँ पर अधिकतम 3 मान ही हो सकते हैं, अधिक से अधिक, चाहे कोई भी हो, अधिक से अधिक इन चारों में से 3 मान ही समान हो सकते हैं। चारों के चारों मान क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। यह है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ऐसे आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें। इसका सार क्या होगा उसको समझने का प्रयास करें। तो इसका सार ये हमको मिलेगा, एक किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखिए इधर 3 होगा तो क्या होगा, मान लो ऐसा कोई लिख दिया ऐसा 3 अधिकतम, ऐसा चाहे ऊपर लिखे चाहे नीचे लिखे, कोई ना कोई एक लिखना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर समझ लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन और समझने के लिए तीसरा इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए आप यदि n, l, m, s का मान निकालोगे तो सेम रहेगा, जो कहते हो जाएगा। जो मान n का, l, m और s का मान पहले के लिए होगा वही सेम मान, अभी ऐसा मान लिखते हैं तब सेम वही होगा। तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को हम पहचान नहीं पाएंगे कि किस इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा जा रहा है, पहला इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा गया कि तीसरा इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसीलिए एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं
और चारों क्वांटम संख्या का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। यदि समान सभी के सभी हो जाएंगे तो हम उस इलेक्ट्रॉन के बारे में पहचान नहीं पाएंगे कि किसके बारे में कहा जा रहा है, पहला के बारे में कहा गया या तीसरा के बारे में। एक उदाहरण के तौर पर है, तो ये हो गया यहाँ पर, इसका सार में ही मिलेगा। जब हम इलेक्ट्रॉन मैप्स लिखते हैं तो एक कक्षक में हम अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। यदि 3 लिखेंगे तो इसका आशय हो गया, या 4 लिखेंगे इसका आशय होगा कि पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का माने वो गलत उपयोग हुआ। गलत उपयोग का मतलब इसकी अवधारणा से विपरीत होगा। इसीलिए हम 1 से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, 2 से अधिक तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। यदि होगा तो चारों के चारों क्वांटम संख्या कोई ना कोई 2 मान के लिए बराबर हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत का मुख्य जो अभिधारणा है। आगे चले अपन दूसरा, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत दिया है, इसे हम अनिश्चितता सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो अनिश्चितता सिद्धांत क्या है पर समझ लें। अनिश्चित होने का भाव है इसमें। तो क्या अनिश्चित भाव है, उसको शब्दों में यहाँ पर लिखेंगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को। तो किसी कण के स्थिति एवं संवेग को एक ही क्षण में परिशुद्धता पूर्वक इसको अपन सरल शब्दों में कहते हैं सही सही निर्धारित करना या निर्धारण करना संभव नहीं है, अर्थात असंभव है। एक बार पुनः समझ लें, किसी कण के स्थिति एवं संवेग को एक ही क्षण में परिशुद्धता पूर्वक अर्थात सही सही निर्धारण करना संभव नहीं है। ये जो कण है मुख्यतः गतिशील कण है। यहाँ पर सब थोड़ा सा अपन जोर डालें, इसमें गतिशील कण के बारे में चर्चा करें। किसी गतिशील कण के स्थिति एवं संवेग को एक ही क्षण में परिशुद्धता पूर्वक निर्धारण करना संभव नहीं है। तो 2 चीज़ हैं इसमें, स्थिति और संवेग। एक ही क्षण का मतलब एक ही टाइम में, जैसे हमको टाइम निर्धारित कर दें। और ख़ास करके इसको समझने का प्रयास करें, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है मुख्यतः कण के समान भी व्यवहार करते हैं और तरंग के समान। तो एक इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर लिया गया है, इलेक्ट्रॉन जैसे कण के लिए। देखिए यहाँ पर समझ लें, इसको ये नाभिक है, हम इलेक्ट्रॉन की थोड़ी चर्चा करें इसको। और ये इसका कक्षा है। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है। ऐसे कोई दूसरे वृत्ताकार पथ पर गमन करते हुए कण की भी हम चर्चा कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है जब गतिशील है, चक्कर लगा रहा है, तो कोई टाइम निर्धारित कर दें। मैं समझने के लिए यहाँ पर एक टाइम दे रहा हूँ, समझने के लिए मान लीजिए कोई टाइम में अपन निर्धारण करें। तो क्या होगा यहाँ से, जैसे 8:10 और 1 सेकंड, एक उदाहरण ले रहा हूँ समझने के लिए। 8:10 हो रहा है, 1 सेकंड हो रहा है। उस टाइम पर हम इस इलेक्ट्रॉन को देखें और उसका दोनों को निर्धारण करें, स्थिति भी निकालें और संवेग भी निकालें। तो दोनों को एक ही साथ सही सही निर्धारण नहीं कर सकते, कोई एक काम होगा, या तो स्थिति को निर्धारण कर सकते हैं या तो संवेग को। तो इसी को हम कहते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। इसको हम सूत्र के माध्यम से हम इसको समझेंगे इसमें। तो किस प्रकार से होगा,
तो आइए हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में समझ रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे कण जो वृत्ताकार पथ में गमन कर रहे हैं, एक टाइम लेते हैं समझने के लिए, 8 बज के मान लीजिए 10 मिनट और 1 सेकंड हो रहा है। उस टाइम पे हमको इस इलेक्ट्रॉन के दो चीज़, एक स्थिति है, दूसरा उसका संवेग है, इसका हमें सही निर्धारण करना है। तो यहाँ पर ये अनिश्चितता सिद्धांत कहता है कि दोनों को हम एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते। सही कोई एक काम होगा, या तो स्थिति को सही से निर्धारण कर सकते हैं या तो संवेग को। तो एक को निर्धारण करेंगे, दूसरा को निर्धारण करना असंभव है, ये निर्धारण नहीं हो सकता। इसी को यहाँ पर हम कहते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। आइए सूत्र की दृष्टि से देखें अपन। तो सूत्र की दृष्टि से यहाँ पर इसको अभ्यास करें इसमें, तो क्या क्या हो सकते हैं इसमें। सूत्र है, लिखिए डेल एक्स इंटू डेल पी। ये देखिए यहाँ पर डेल एक्स क्या है समझें इसमें। डेल एक्स का यहाँ पर आशय है स्थिति में अनिश्चितता। यहाँ पर अलग से लिख रहा हूँ मैं, डेल एक्स बराबर स्थिति में अनिश्चितता। और डेल पी का आशय है यहाँ पर संवेग में अनिश्चितता। संवेग में अनिश्चितता। तो सूत्र होगा यहाँ पर डेल एक्स इंटू डेल पी। आगे देखिए, ये मान ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, दो मान है, ग्रेटर देन एंड इक्वल देन। इसको अपन सरल शब्दों में कहें, बड़ा भी है और बराबर भी है। किससे बड़ा बराबर है? एक निश्चित मान से। एक निश्चित मान के लिए यहाँ पर ले रहे हैं h बटा 4 पाई, जहाँ पर इस h का आशय है, हम पढ़ चुके हैं, प्लांक का स्थिरांक। h बराबर प्लांक स्थिरांक। तो इस एक निश्चित मान से h बटा 4 पाई से बराबर भी है एक मान, तो एक मान बड़ा भी है। इसको दूसरा समझें, इस निश्चित मान से एक मान बराबर, जैसे उदाहरण के मान लो डेल एक्स का मान बराबर हो गया, माने डेल एक्स का मान हम निर्धारण कर चुके, तो डेल पी का मान बड़ा हो जाएगा, माने हम इसको निर्धारण नहीं कर सकते। या मान लीजिए इस निश्चित मान से डेल पी का मान निश्चित हो गया, बराबर हो गया, तो एक मान अर्थात डेल एक्स का मान क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। दोनों में से एक जो मान है, हम दोनों को सही एक ही साथ, एक ही क्षण में, यहाँ पर शब्द इसी लिखा है, एक ही क्षण का मतलब एक ही टाइम पर, सेम टाइम पर हम दोनों स्थिति और संवेग को सही निर्धारण नहीं कर सकते। यह है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। अब इसको यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर डेल एक्स का मान हम 0 लिख देते हैं, तो क्या होगा? या डेल पी का मान चेंज करते हैं अपन, तो उसमें अलग अलग प्रकार के मान मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्थिति यहाँ पर निकालता हूँ मैं। यहाँ पर यदि डेल एक्स का मान 0 हो तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर डेल एक्स का मान 0 होगा, तो 0 गुणित डेल पी, और किसी भी संख्या को हम 0 से या 0 से गुणा करते हैं तो उत्तर 0 ही आता है। तो इसका पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा इसमें। और यदि मान लीजिए डेल एक्स के मान को हम इधर पक्षांतर लगा लें, चलिए एक उदाहरण के लिए डेल पी का मान निकालते हैं, तो डेल पी बराबर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर ये डेल एक्स का मान 0 लिखते हैं, और इस 0 को पक्षांतर करें समझने के यहाँ पर, तो ये पूरा का यहाँ पर अभी गुणित में क्या हो जाएगा? पूरा भागित हो जाएगा। और इसका मान पूरा जब 0 होगा, बटा 0 हो गया, तो किसी भी संख्या का भागित जब 0 होगा तो ऊपर के जो मान होंगे वो अनंत होता है वो। तो इसलिए यहाँ पर डेल पी का मान क्या हो जाएगा? ये अनंत होगा। एक कंडीशन हो सकता है इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर सार में ही है कि दोनों में से कोई एक मान निर्धारण कर सकते हैं, दोनों मान निर्धारण नहीं कर सकते इसमें। तो एक बार पुनः समझ लीजिए, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, किसी भी गतिशील कण के स्थिति एवं संवेग को एक ही क्षण में परिशुद्धतापूर्वक सही अर्थात निर्धारण करना संभव नहीं है। अब आगे चलें इसमें, तो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति ऐसी होती है, ये बार बार चक्कर लगा रहे हैं इस प्रकार से, तो हम एक ही क्षण में दोनों को एक साथ निर्धारण करना, स्थिति और संवेग का निर्धारण करना असंभव है इलेक्ट्रॉन जैसे कण के लिए भी।
ऐसे दूसरे कण भी हो सकते हैं जिस प्रकार वृत्ताकार मार्ग में बार बार चक्कर लगा रहे हैं। अब आगे चल रहे हैं इसमें अगला डी ब्रॉगली समीकरण। हम अभी जितना भी पढ़ रहे हैं सब इलेक्ट्रॉन के गुणों के बारे में समझ रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है परमाणु संरचना, और उस परमाणु संरचना में 3 मूलभूत कण हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। उसमें से इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा की जा रही है। तीसरा इसमें है अगला टॉपिक डी ब्रॉगली समीकरण। तो डी ब्रॉगली समीकरण ने क्या किया है, इसमें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और ऊर्जा दो चीज़ों के यहाँ पर संबंध से यहाँ पर हल करना प्रारंभ किया है। एक उन्होंने 2 सिद्धांतों को मिला दिया है, एक है मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत और एक आइंस्टीन के नियम। इन दोनों को मिला करके एक समीकरण बनाया है जिसमें कि द्रव्यमान और ऊर्जा से संबंध है इसमें, उन दोनों नियमों से। इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करें। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होती है वह इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को द्वैती प्रकृति समझते हैं। इसे हम कक्षा 11वीं में अध्ययन कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन की 2 प्रकार के प्रकृति हो, जिसको अंग्रेजी में हम ड्यूअल नेचर कहते हैं। ड्यूअल नेचर, जैसे लाइट की प्रकृति जो होती है 2 प्रकार की होती है, प्रकाश की प्रकृति 2, ड्यूअल नेचर। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की प्रकृति भी 2 प्रकार की प्रकृति होती हैं। तो क्या क्या प्रकृति होती हैं, यहाँ पर देखें। इलेक्ट्रॉन जो है कण के समान भी व्यवहार करता है और साथ ही साथ वह तरंग के भी समान व्यवहार करते हैं। 2 प्रकृति, इलेक्ट्रॉन कण के समान भी व्यवहार करता है और तरंग के समान व्यवहार करता है। तो इन दोनों को यहाँ पर हम एक साथ एक ही सूत्र में हम डी ब्रॉगली समीकरण से इसको प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए संक्षिप्त में, यदि कण होगा और तरंग होगा तो क्या क्या गुण दर्शाया जाएगा। तो तरंग होते हैं तो उसका एक निश्चित गुण होता है, उसमें तरंग दैर्ध्य होता है। कोई भी तरंग होगा तो एक खास गुण होता है, उसमें तरंग दैर्ध्य होते हैं। कण होगा तो कण का सीधा मतलब द्रव्य, जिसको कहते हैं हम द्रव्य, माने द्रव्यमान जिसका होता है उसी को हम द्रव्य कहते हैं। हमारे पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ही प्रकार के पदार्थ हैं। ये पदार्थ इसमें देखेंगे तो एक को सामान्य शब्द में बोलते हैं, जैसे कण माने पदार्थ होता है। अब पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं, मुख्य रूप से ठोस, द्रव और गैस। इसी को हम संक्षिप्त में क्या कहते हैं, कण कहते हैं। उसमें आयन वगैरह भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पूरे ब्रह्मांड में 2 हैं, एक होता है कण या द्रव्य और एक होता है ऊर्जा। 2 ही चीज़ों का आपस में विनिमय हो रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की दोनों प्रकार की प्रकृति है। तरंग है तो तरंग दैर्ध्य भी होगा, और कण के समान जब व्यवहार कर रहा है तो उसका संहति भी होगा या द्रव्यमान भी होगा। देखिए 2 चीज़ खास, कण माने द्रव्य, द्रव्य है तो उसका द्रव्यमान होगा, और तरंग है तो उसका तरंग दैर्ध्य होगा। ये निश्चित गुण है इसका। जैसे आग है तो धुआं होगा, ठीक उसी प्रकार से तरंग है तो तरंग दैर्ध्य होगा और कण है तो द्रव्यमान होगा। तो इन दोनों के बीच में संबंध है, और इसको संबंध को यहाँ पर सूत्र के माध्यम समझेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पर डी ब्रॉगली ने क्या समीकरण दिया इसमें, लेम्डा बराबर, जिसको यहाँ पर लेम्डा का मतलब है तरंग दैर्ध्य। यहाँ पर मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूँ, तरंग दैर्ध्य को लेम्डा के द्वारा दर्शाया जाता है। तो तरंग दैर्ध्य बराबर है h/m/v। ये सूत्र थोड़ा देख लेंगे इसमें। लेम्डा बराबर तरंग दैर्ध्य बराबर h माने होता है प्लांक स्थिरांक, जिसको हम बार बार पढ़ रहे हैं इसमें, और m का मतलब है उस इलेक्ट्रॉन की संहति है, और v यानी है उस इलेक्ट्रॉन का वेग, जो एक निश्चित
ये नाभिक है, इसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का वेग है वो v बराबर हो गया इसमें, इसको वेलोसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेग। और m चूंकि इलेक्ट्रॉन के लिए कहा गया मुख्यतः, तो इलेक्ट्रॉन की संहति जिसे हम अंग्रेजी में मास कहते हैं, और h प्लांक स्थिरांक। तो ये सूत्र जो है इसको और अपन समझें दूसरे शब्दों में, तो लेम्डा बराबर h बटा m भी को हम यहाँ पर लिखते हैं स्मॉल p, इसको p के लिए यहाँ पर है संवेग, दूसरे शब्दों में स्मॉल p यानी संवेग। और संवेग का मतलब यहाँ पर दो शब्द है, स यानी संहति गुणित वेग, संहति और वेग को गुणा करेंगे तो उसका एक साथ बोलते हैं अपन संवेग। अब यहाँ पर दोनों प्रकार, ये भी सूत्र है लेम्डा बराबर h बटा m भी, और ये जो लेम्डा बराबर h बटा p, ये दोनों का आशय एक ही है इसमें। अब यहाँ पर सार निकाल लें, तरंग दैर्ध्य का मान और m का मान, देखिए दो चीज़, तरंग दैर्ध्य और संहति उसका द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए हो गया पर m, तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है एक ऊपर तरफ है एक नीचे तरफ है। इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे तो एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान घटेगा। जैसे उदाहरण के लिए तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ेगा तो संहति का मान घटेगा, या संहति का मान बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य का मान घटेगा इसमें। तो इलेक्ट्रॉन जैसे कण के लिए यहाँ पर तरंग दैर्ध्य और उसके द्रव्यमान के बीच में संबंध दर्शाता है, इसी को हम यहाँ पर डी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं। इससे यहाँ पर स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन तरंग के समान भी व्यवहार करता है और कण के समान भी व्यवहार करता है। आइए इसका निगमन देखें, इस समीकरण का वो कैसे इस प्रकार से बना हुआ है, इस पर अपन थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे। ये जो फार्मूला है ये किस प्रकार से आया। तो डी ब्रॉगली समीकरण की जो व्युत्पत्ति है इस पर थोड़ा देखें अपन, किस प्रकार से आखिरी फार्मूला मिलेगा। तो दो सिद्धांत हैं, एक है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के आधार पर देखें इसमें, तो ऊर्जा का मान E बराबर होता है h न्यू। यहाँ पर देखिए v जैसा है, इसको अपन न्यू कहते हैं, और यहाँ पर जो न्यू लिखा है ऐसा, इसको पढ़ेंगे तो न्यू पढ़ना है इसको हम आवृत्ति के लिए पढ़ते हैं। अर्थात प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहता है कि कोई भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलते हैं किरण के रूप में, उनकी एक निश्चित आवृत्ति होती है और वही उसके ऊर्जा के समानुपाती होते हैं। इसी को अपन इस प्रकार से समझें, E प्रोपोर्शनल टू न्यू। यदि इसको अपन हटाते हैं समानुपात को तो इसके लिए यहाँ पर एक स्थिरांक लिखते हैं, यह है प्लांक का स्थिरांक, इसीलिए यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं। तो एक बार पुनः समझ लें, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सीधा सूत्र है E बराबर h न्यू, जहाँ पर न्यू का अर्थ है आवृत्ति। यह समीकरण नंबर 1। दूसरा चलें यहाँ पर मैक्सवेल का सिद्धांत, इसमें आइंस्टीन के नियम। आइंस्टीन के नियम क्या है उस पर थोड़ा ध्यान रखें अपन इसमें। तो आइंस्टीन का नियम कहता है E बराबर mc का स्क्वायर, अर्थात E का अर्थ है एनर्जी, यहाँ पर पूरा सूत्र में यहाँ पर E का मतलब है ऊर्जा से है, M का आशय यहाँ पर संहति, और C का मतलब यहाँ पर है प्रकाश का वेग। जैसे कोई द्रव्यमान क्षति होता है तो E बराबर mc स्क्वायर नियम के अनुसार वहाँ से ऊर्जा मुक्त होते हैं। समीकरण नंबर 2 हो गया। इन दोनों को मिलाएं, समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या होगा, देखिए एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखें mc स्क्वायर बराबर h न्यू।
अब यहाँ पर आगे इसको मिटा रहा हूँ मैं, आगे यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर m बराबर क्या होगा, इसके पहले यहाँ पर न्यू का मान को थोड़ा लिखें अपन, mc², ये हो गया बराबर h, और इस न्यू का हम आगे लिखेंगे अपन, तो ये सूत्र होता है मुख्य रूप से c/λ। c क्या चीज़ है यहाँ पर, प्रकाश का वेग है, c बराबर वेग, प्रकाश का वेग है, और लेम्डा का मतलब यहाँ पर तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। तो इसके जगह में हम इसको लिख रहे हैं, और यही है हमारे जो क्वांटम सिद्धांत हैं उसके सहायता से इसको लिया गया है। अब इसी को आगे अपन हल करते जाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसको मैं लेम्डा को जब पक्षांतर कर रहा हूँ, इसमें लेम्डा बराबर पूरा mc² को इधर ले आएंगे अपन, तो अभी तक h है, c है, अब mc² नीचे आएगा, तो इस प्रकार से ऐसा बन गया, भागित में हो जाएगा, बटन हो जाएगा। अब एक c को कैंसिल कीजिए, यहाँ से एक c को कैंसिल कीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर, लेम्डा बराबर ऊपर में बचा h, नीचे में बचा m, और एक बचा यहाँ पर c। और यही जो C है इसको थोड़ा अपन प्रदर्शन करें अभी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन को हम अभी कण के समान मान रहे हैं, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, इसके जगह में भी लिख दें, इसमें जगह में चेंज करेंगे अपन, तो ये इसको लिख सकते हैं आगे, इसी के आगे है लेम्डा बराबर h/mv। ये c का मतलब प्रकाश का वेग है, हम अभी कण का वेग लिख रहे हैं, और कण के वेग के लिए क्या लिखते हैं अपन, भी लिखते हैं इसमें, स्मॉल v, वेलोसिटी। तो सूत्र हो गया लेम्डा बराबर h/mv, और लिखेंगे तो लेम्डा बराबर h/mv को एक साथ जब लिखते हैं तो इसको हम लिखते हैं अपन p, स्मॉल p, संवेग। संवेग माने ही है द्रव्यमान या संहति गुणित वेग। इस प्रकार से जो दोनों सूत्र हैं आखिरी के, ये डी ब्रॉगली समीकरण बताता है। इसका सार में एक बार पुनः बता दूं, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो संहति का मान घटेगा, या संहति का मान कम हो रहा तो तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ेगा। यही दो हमको जो बात कही गई है, तरंग दैर्ध्य कण और संवेग, कण के संहति और कण के तरंग दैर्ध्य के बीच में ये हमें संबंध बता रहा है। आज हम इस कालखंड में पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत और डी ब्रॉगली समीकरण के बारे में हम अध्ययन किए। अगले कालखंड में हम एक नए टॉपिक के साथ पुनः हाजिर होंगे। धन्यवाद।